नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। जनसंख्या के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भी हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल किया है। बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल भी लोकसभा राज्यसभा में पेश हुए हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन आज हम आपसे जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात नहीं करेंगे। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत रेयर उस पर कभी चर्चा हुई है पब्लिक डोमेन में। इसलिए मेरा आग्रह है, इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा। सोशल मीडिया में भी शेयर करिएगा, ट्विटर पे भी, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। एकदम फैक्चुअल है, आंकड़े हैं जो बाकायदा रिटर्न में है, मैं वो चर्चा कर रहा हूं। ईसा से 400 साल पहले, यानी भी 2022 चल रहा है, ईसा से 400 साल पहले का मतलब अब से 2400 साल पहले भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी। और ईसा से 200 साल पहले, यानी अब से 2200 साल पहले, भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। यानी 200 साल में लगभग 4 करोड़ बढ़ी। और ये वो भारत है जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल भी था, लंका भी था, भूटान भी था, म्यांमार भी था। ये सारा भारत है। ईसा से 200 साल पहले का मतलब मौर्य काल चल रहा है। तो ईसा से 400 साल पहले 14 करोड़, ईसा से 200 साल पहले, ईसा से 400 साल पहले 10 करोड़ और ईसा से 400 साल पहले 14 करोड़। अब हम आते हैं ईसवी, जहां से ईसवी शुरू होती है, उस समय जो 16 करोड़। और पहली ईसवी, जिसको कहते हैं कि ईसा मसीह को पैदा होने को वहां से ईसवी शुरू होती है, तो पहली ईसवी में 16 करोड़। दूसरी शताब्दी में, पहली शताब्दी में 16 करोड़, दूसरी शताब्दी में 20 करोड़। ठीक है, ये चल रहा है, मतलब 100 साल में लगभग 4 करोड़ बढ़ गई। अब चौथी शताब्दी में, यानी 200 साल के बाद, हमारी जनसंख्या हुई 20 करोड़ से लेकर 25 करोड़। पांचवी शताब्दी में 28 करोड़। और अभी वो सारा भारत चल रहा है। ध्यान रखिए, अभी इस्लाम नहीं आया है, क्रिश्चियनिटी आ गई है। अभी इस्लाम नहीं आया क्योंकि अभी 6वीं शताब्दी नहीं आया, अभी क्रिश्चियनिटी आ चुकी है। तो 5वीं शताब्दी में 28 करोड़, 6वीं शताब्दी में 33 करोड़। 6वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़। और भारत का मतलब अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, लंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत था उस समय। उस भारत में जनसंख्या 6वीं शताब्दी में 33 करोड़ थी। ये 6वीं शताब्दी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इस्लाम अब शुरू हो रहा है 6वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। तो 100 साल में 33 करोड़ से 40 करोड़ हो गई, लगभग 7 करोड़ बढ़ गई। लेकिन 8वीं शताब्दी में 39 करोड़ हो गई। तो अगर 6वीं शताब्दी में 33 करोड़ थी, 7वीं शताब्दी में 40 करोड़ थी, उस रेशियो में अगर 100 साल में 7 करोड़ बढ़ा, तो 8वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या होनी चाहिए थी 47 करोड़ या 48 करोड़। लेकिन कितनी हो गई? 39 करोड़। यानी घटी है। क्यों घटी? क्योंकि भारत बटा और भारत के लोगों का कन्वर्जन हुआ। मैं रिपीट कर देता हूं, 5वीं शताब्दी में 28 करोड़, 6वीं शताब्दी में 33 करोड़, 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, लेकिन 8वीं शताब्दी में 39 करोड़। यानी 7वीं शताब्दी से कम हो गई 1 करोड़, 39 करोड़ हो गई। क्यों? क्योंकि भारत, और 6वीं शताब्दी में इस्लाम आ चुका है, क्योंकि इस बीच युद्ध शुरू हो चुका है, कन्वर्जन शुरू हो चुका है, राज्यों पे कब्जा करना, राज्यों के लोगों को कन्वर्ट करना, ये प्रक्रिया शुरू हो गई। 9वीं शताब्दी में 38 करोड़। कायदे से 9वीं शताब्दी में होना चाहिए था भारत की जनसंख्या करीब 55 करोड़ के आसपास, लेकिन 9वीं शताब्दी में कितनी हो गई? 38। 7वीं शताब्दी में 40, 8वीं शताब्दी में 39 और 9वीं शताब्दी में 38। क्यों? क्योंकि भारत लगातार बट रहा था, लगातार डिवाइड हो रहा था भारत।
भारत के ऊपर कब्जे हो रहे थे, भारत के छोटे छोटे राज्य भारत से जा रहे थे, निकल रहे थे, अलग स्वतंत्र देश हो रहे थे, और भारत का कन्वर्जन भी हो रहा था, दोनों काम हो रहा था। 10वीं शताब्दी में और कम हुआ, 36 करोड़ हो गया। इसका मतलब भारत और बटा और घटा। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़ हो गया, यानी भारत और घटा और बटा। 12वीं शताब्दी में 28 करोड़ हो गया। 12वीं शताब्दी का मतलब गजनी आ चुका है भारत में, यानी भारत का और हिस्सा भारत से निकला और कन्वर्ट भी हुआ। भारत के लोग थे वो सनातनी कन्वर्ट भी हो रहे थे, उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, और भारत का विभाजन भी हो रहा था। 13वीं शताब्दी में बहुत कम हो गया, सीधे 23 करोड़ हो गया। 13वीं शताब्दी में 23 करोड़ हो गया, यानी भारत के बड़े हिस्से पे कब्जा हो गया। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से बट गया, भारत के बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए। अब आप इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सोचिए। 6वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़। 6वीं शताब्दी में इस्लाम शुरू हुआ। 7वीं शताब्दी में 1 करोड़ कम हो गए, 39 करोड़। 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, 10वीं शताब्दी में 36 करोड़, 11वीं शताब्दी में 33 करोड़, 12वीं शताब्दी में 28 करोड़, 13वीं शताब्दी में 23 करोड़। लगातार भारत छोटा हो रहा था, लगातार भारत के टुकड़े हो रहे थे, लगातार भारत का कन्वर्जन हो रहा था, लगातार भारत बंट रहा था। 14वीं शताब्दी में चूंकि जितना कब्जा उब्जा होना था हो चुका था, कन्वर्जन काफी बड़ी मात्रा में हो चुका था, थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ी। नहीं, 14वीं शताब्दी में 23 करोड़ से 18 करोड़ हो गया, फिर कम हुआ। 15वीं शताब्दी में और कम हुआ, 13 करोड़ हो गए। 16वीं शताब्दी में अब थोड़े से बढ़े हैं, 13 करोड़ से 14 करोड़ हुए। यानी उस 100 साल में भारत का विभाजन नहीं हुआ। जितने पे 13वीं शताब्दी में था उतने पे 15वीं शताब्दी में था, उतने पे 16वीं शताब्दी में था। उसके बाद लेकिन फिर 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बाद भारत फिर घटा है, फिर उसके डिवीजन हुए, फिर उसके टुकड़े हुए, फिर कन्वर्जन हुआ बहुत तेजी के साथ, इसलिए दोबारा 14 करोड़ आ गए। 18वीं शताब्दी में थोड़े से बढ़े, 20 करोड़ हुआ, और उसके बाद थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई। मेरा कहना यह है, भारत की जनसंख्या लगातार कम होना शुरू हुई है। 6वीं शताब्दी से भारत का एरिया भी कम होना शुरू हुआ और भारत का जनसंख्या भी कम होना शुरू हुई। उसके 2 कारण थे, टुकड़े निकल रहे थे, भारत का एरिया निकल रहा था भारत के हाथ से, और जो भारत के हाथ से निकल रहा था वहां आप लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। 18वीं शताब्दी में फिर से आया है, 21 करोड़ के आसपास आया। ये 18वीं शताब्दी का मतलब अफगानिस्तान अभी भारत में है, निकलने वाला है। उसके बाद फिर बढ़े हैं, 1880 में 25 करोड़, फिर ग्रेजुअली थोड़े थोड़े बढ़े। सवाल यह है कि भारत, अफगानिस्तान निकला, पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, नेपाल निकला भारत के हाथ से, इंडोनेशिया भारत के हाथ से निकला, लंका भी भारत के हाथ से स्वतंत्र देश हो गया, भूटान अलग हो गया, म्यांमार अलग हो गया, सारे अलग हो गए। भारत का जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें भी तो यही सिचुएशन चल रही है। उसमें भी भारत के हाथ से धीरे धीरे अलगाववाद के कुछ एरिया में इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कश्मीर फाइल आपने देख ही लिया होगा। कल को अगर पंजाब के ऊपर फाइल बनेगी तो पंजाब फाइल भी देखना पड़ेगा। नागालैंड फाइल आप आराम से देख सकते हैं, किसी ने बनाया नहीं तो नागालैंड में हालत में भी वही है, नागालैंड की भी हालत वही है, मिजोरम की भी हालत वही है। हो सकता है कल को मिजोरम फाइल भी देखना पड़े। मेघालय की हालत भी वही है, कल को मेघालय फाइल भी बनेगी। केरल में भी वही चल रहा है, कल को केरल फाइल बनेगी। इसका समाधान क्या है, कैसे इसको रोका जाए? चलो, जो पहले बट गए, मुगलों ने किया, लूट किया, मार किया, टुकड़ा किया, कन्वर्ट किया, सब कुछ किया, क्योंकि हम मुगल अपने परिवारों के साथ नहीं आए थे। गोरी आया था तो अपनी पत्नी को लेके नहीं आया था, उसके जो सैनिक आए थे अपनी पत्नी को लेके नहीं आए थे। गोरी तो अपने कुछ झुंड में कुछ लुटेरों को लिया, बोला चलो यार भारत चलो, वहां पे महिलाएं भी मिलेंगी, शादी भी करेंगे और 4-4 शादी कर लेंगे।
और सामान भी खूब लूटेंगे। गोरी आया, जब ये बाबर आया है तो बाबर भी अपना परिवार लेकर थोड़ी आया। बाबर के जो सैनिक थे वो अपने परिवार साथ थोड़ी आए थे, अपनी अपनी बीबी वहीं छोड़ के आए थे। यहाँ तो अकेले आए थे। जो 20,000 के आसपास की सेना थी वो लेके चला वहां से। तो जब सैनिक की टुकड़ी चलती उसमें परिवार नहीं चलता। ये तो आज भी नहीं चलता। आज भी हमारे सैनिक जाते हैं बॉर्डर पे लड़ने तो परिवार के साथ थोड़ी जाते हैं, परिवार तो घर में रहता है। तो बाबर भी वहां से चला तो अपने परिवार लेके नहीं आया। तो आज की डेट में मैं तो बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ कि भारत में जितनी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो इनफैक्ट मुस्लिम महिलाएं नहीं है, वो सारी हिंदू महिलाएं हैं। उनको जबरदस्ती चलो उनको मुस्लिम बना दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन है तो हिंदू महिलाएं। और भारत में अगर 80% हिंदू हैं तो 20% जो बचे हुए भी हैं वो भी मुस्लिम नहीं है, वो भी क्रिश्चियन नहीं है। इनफैक्ट वो 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। भारत में 80% हिंदू और 20% कन्वर्टेड हिंदू। मुस्लिम में चलो फिर भी मान सकते हैं कोई एक आध मंगोलिया का या कहीं बाहर वाला यहाँ रह गया हो, लेकिन हिंदुओं में तो 100% जो महिलाएं हैं वो हिंदू ही है। क्योंकि एक भी जो बाहर से आक्रांता आया था, एक भी, वो अपनी पत्नी लेके नहीं आया था। सारे यहाँ अकेले आए थे। यहीं आए, यहीं लूटे मारे, हमारी बहन बेटियों पे जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया, जबरदस्ती निकाह कर लिया, उनको अपनी रखैल भी बना लिया, बीबी भी बना लिया। कुछ तो ऐसे थे जो 20-20 रखते थे, 100-100 रखते थे, 2-2 हजार रखते थे। कुछ के बारे में तो ऐसा कहता है 5-5 हजार महिला उन्होंने रख लिया था। तो जो 5 हजार महिलाएं रखी थी वो कौन थी? वो कोई अपने साथ थोड़ी लेके आए थे। हमारी बेटियां थी, हमारी बहनें थी, हमारे परिवार के लोग थे, नहीं उनको छुड़ा पाए, वो कब्जा कर लेते थे। आज जो चल रहा है इसका समाधान क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कानून तो होना ही चाहिए, एनआरसी तो होना ही चाहिए, बाकी और चीजें कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे गंभीर विषय है जो भारत को तोड़ने में लगा हुआ है वो विदेशी फंडिंग। और आप याद रखिए, मान लीजिए आप कुश्ती लड़ना, आप कमजोर हैं, आपको किसी पहलवान से लड़ना है, आपको किसी पहलवान से लड़ना पड़े तो पहलवान तो आपको पटक देगा। तो पहलवान से जीतने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पहलवान को भूखा रखो। अगर बड़ा से बड़ा पहलवान हो, बहुत मजबूत आदमी हो, उसको 1 महीने दाना पानी न मिले और फिर उससे कुश्ती लड़ो तो उसको हराना बहुत आसान है। और आप भी खा पी रहे हो, सामने वाला पहलवान भी खा पी रहा है, फिर तो उससे कुश्ती लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो युद्ध नीति ये कहती है, विदुर नीति ये कहती है, दुश्मन को परास्त करना है सबसे पहले दुश्मन के रसद काटो। चाणक्य ने भी यही कहा है, दुश्मन को अगर हराना है तो सबसे पहले दुश्मन की सप्लाई काटो, रसद काटो, उसका खान पान काटो। तो भारत में जो हरकतें हो रही हैं भारत को खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, हिंदुओं को खत्म करने के लिए, भारत में गजवा हिंद करने के लिए, पाकिस्तान का सपना है भारत में गजवा हिंद हो, बांग्लादेश का सपना है भारत में ग्रेटर बांग्लादेश बने। अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेटर बांग्लादेश पे चर्चा ही नहीं करते, कभी करते नहीं है। बांग्लादेश की पूरी तैयारी चल रही है कि जो बॉर्डर का हिस्सा है उसको बांग्लादेश में मिला दिया जाए। यानी जो असम का हिस्सा है, जो बंगाल का हिस्सा है, जो आपके मेघालय वाला हिस्सा है, उस एरिया को अपने मिलाना चाहता है, वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। तो पाकिस्तान कश्मीर को मिला के ग्रेटर पाकिस्तान बनाना चाहता है, बांग्लादेश बंगाल को, असम को मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। फंडिंग बहुत हो रही है, फंडिंग ऐसी हो रही है कि अलगाववादियों के पक्ष में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हो जाते हैं, फ्री में खड़े नहीं होते, पैसा आता है। अलगाववादियों के पक्ष में अखबारों में लेख लिखा जाता है, वो भी फ्री में नहीं होता, पैसा आता है। अखबारों को पूरी रसद मुहैया कराई जा रही है, उनको हथियार उपलब्ध हो जाते हैं भारत में बैठे बैठे। कैसे? भ्रष्टाचार के कारण। घुसपैठिए कैसे आते हैं? भ्रष्टाचार के कारण। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड। तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या काला धन है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हवाला है। भ्रष्टाचार खत्म कर दें, यानी भ्रष्टाचार, काला धन, हवाला खत्म कर दें, विदेशी फंडिंग खत्म कर दें। मैं कहता हूं खालिस्तान जो जिंदा है ना पंजाब में, और दोबारा फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, दम तोड़ देगा। बड़ा बेसिक सा फंडा है। पहलवान को मारना है, पहले उसकी सप्लाई काटो, उसको भूखा रखो, भूखा होगा दम तोड़ देगा। हाथ पैर जोड़ के मांगे भैया कुछ हमको रोटी दाल हमको भी दे दो, लेकिन जब तक उसको बाहर से हलवा पूड़ी मिल रही है आपसे बात भी नहीं करेगा, और आप उसके पास जाओगे तो पिटाई भी करेगा। वही तरीका अपनाना पड़ेगा। विदेशी फंडिंग बंद हो जाए, एफसीआरए कानून खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बन जाए,
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अलगाववाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, नक्सलवाद भी खत्म होगा, माओवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, खालिस्तान भी खत्म होगा, पूर्वोत्तर का अलगाववाद भी खत्म होगा। जो सिचुएशन कश्मीर में, वो सिचुएशन आपके मेघालय में है, वही सिचुएशन आपके नागालैंड में है। उस पर चर्चा नहीं होती, उस पर कभी मीडिया दिखाती नहीं, लेकिन सिचुएशन वही है। समाधान विदेशी फंडिंग बंद करना पड़ेगा, काला धन बंद करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार बंद करना पड़ेगा। हमारी बात ठीक लगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा इस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।